Jazakallah. I would like to request everyone to stand up for the national anthem. Thank you, everyone. For the launch of the seminar, I would like to request Chair of the program, Professor Dr. Mehrunisa Khashkeli, Chairperson of Department of Gynecology and Obstetrician, LUMS Jamshedpur, Hyderabad, for the ribbon cutting ceremony. Please, ma'am. And I would request every other speakers to please join, ma'am. To formally welcome the gathering of today's seminar, Dr. Kiran Amir. Please give a round of applause. Esteemed Chairperson, Professor Dr. Mehrunisa Khashkeli, and notable co-chair of this program, Dr. Tazeen Abbas, and distinguished speaker and attendees. Assalamu alaikum. On the behalf of Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshedpur, Hyderabad, it is my pleasure and privilege to welcome you all in the seminar, Let's Talk About the Periods, Care of Women with the Bleeding Disorder. I, Dr. Kiran Amir, Associate Professor and Consultant Hematologist, Liaquat University of Medical and Health Sciences, I would like to convey my heartfelt gratitude to the honorable guest for accepting the invitation and presiding over its seminar. ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, अहम मौजू है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, और मुझे खुशी है कि इतने बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मौजू पे खुल के बात करेंगे। और ये औरतों में एक बहुत बड़ा मसला है जिसका उनकी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी तौर पे भी बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेमिनार के एंड पे ख़त्म होने पे हम सब लोग ये जान सकेंगे कि इस बीमारी के साथ अगर माहवारी का बहाव ज़्यादा है तो उसके बावजूद भी हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। The impact of bleeding disorder is so much more than the disorder itself. To start with the talks and the speakers, I would like to call upon firstly Professor Dr. Nazli Hussain, Head of Gynecology and Obstetrician, Dow University of Health Sciences, to talk on abnormal uterine bleeding. Professor Dr. Nazli Hussain. मेरा नाम नाज़ली हुसैन है, मैं प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हूँ एट डाउ यूनिवर्सिटी। मेरा ताल्लुक़ डाउ यूनिवर्सिटी से है। ये सेमिनार लियाकत यूनिवर्सिटी की तरफ से है। आई फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेमिनार एज वेल। हम आज बात करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। अगर इसको हम साफ़ और सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो ये वो बातें हैं कि माहवारी के दौरान खून का ज़्यादा बहना किसको कहते हैं और ये क्यों होता है। ये डिस्क्लेमर है, जिसका मतलब है कुछ स्लाइड्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ली गई हैं। ये लेआउट है। हम बेसिकली क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों की तादाद है जो ख़ुद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहता है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे मुल्क के अंदर जिसके तहत हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ ये प्रॉब्लम आप में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम
यूजुअली 14 से 20% लोगों के अंदर, औरतों के अंदर, उस एज ग्रुप के अंदर आती है जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। आपके अंदर ज़्यादा आती है उन औरतों में जिनके अंदर किसी चीज़ की कमी है, उनमें ज़्यादा आती है क्योंकि उनमें कुछ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। सिर्फ खून बहना महीने का अमल नहीं होता, उसके बाद से जो कमज़ोरी होती है, उससे जो हेल्थ क्वालिटी आपकी अफेक्ट होती है वो ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। उस दौरान औरतें अपने काम पे नहीं जा सकती हैं, अगर बच्चियां हैं तो स्कूल या कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती हैं। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से कमज़ोरी की अलामात हो जाती हैं, जिसकी वजह से महीने का एक हिस्सा, एक मेजर चंक जो है वो गुज़र जाता है उनका। सिर्फ माहवारी महीने के अंदर ज़्यादा खून का बहाव नहीं है, अगर महीने के दौरान बार बार इसका सामना करना पड़ रहा है, यानी बार बार आ रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हर 10 दिन के बाद से आ रही है या हर 15 दिन के बाद से आ रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के तौर पे देखी जाती हैं। हम कहते हैं कि खून का बहाव ज़्यादा क्यों है या क्या वजह है, तो सबसे पहले ये देखिए कि खून का बहाव होना कितना चाहिए। अगर खून का बहाव इस मक़दार से, जो कि 80 मिलीलीटर है, इससे ज़्यादा है, तब हम कहते हैं कि हाँ, खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है। या हमारी साइकिल्स जो है या जो दौरानिया है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कहते हैं कि यस, हमारा खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मेरी एक मरीज़ की वालदा यहाँ मौजूद है, तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी हुई है और वेरी थैंकफुल टू हीमोफीलिया सोसाइटी कि उन्होंने आम पब्लिक के लिए ये सेमिनार अरेंज किया हुआ है। सो आपकी अगर माहवारी का अमल 4 से 8 दिन से ज़्यादा है या उसको वो हर महीने से ज़्यादा के औकात में आ रही है, तो उसको आप कहते हैं कि हाँ, ये एबनॉर्मल है, अब हमें इसके लिए डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। हमारा एक इदारा है जिसको हम फ़िगो कहते हैं, उसके हिसाब से कुछ कॉमन या चीदा चीज़ें हैं जिसके अंदर या जिस्म के अंदर रसौली है या बच्चेदानी बढ़ी हुई है या दूसरे कॉजेज़ हैं या दूसरी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके अंदर खून के अंदर किसी चीज़ की कमी है, किसी फैक्टर की कमी है, उसकी वजह से माहवारी में खून ज़्यादा जा सकता है। तो जहाँ बीमारियां हैं वहाँ खून की कमी की वजह से, खून में फैक्टर की कमी की वजह से भी खून ज़्यादा जा सकता है। ये एक कॉमन सा मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग तिब के शोबे से वाकिफ़ हैं उनके लिए समझ में आएगा कि ये पाम कॉइन हम कह किसको रहे हैं। कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं जिनको कराना चाहिए, जिनसे पता, यूजुअली हमारे पास कौन सी बच्चियाँ आती हैं, वो बच्चियाँ आती हैं जिनको माहवारी शुरू हुई और माहवारी शुरू होने के बाद माहवारी अब बंद नहीं हो रही है। उस वक़्त हम देखते हैं कि क्या बच्चियों को कोई बीमारी तो लाहक नहीं है जिसका ताल्लुक़ खून से है। जहाँ हम उनसे दूसरी मालूमात लेते हैं कि क्या ख़ानदान में शादियाँ हो रही हैं। मिस अर्शी जिस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बदीन में एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। बदीन के अंदर ज़्यादातर वो क़बाइल हैं जो उन्होंने सिर्फ़ आपस में शादियाँ की हैं, उन्होंने ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं की हैं। इसकी वजह से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इन बीमारियों का गुज़र है। पहली बात, मुनीरा बैठी हुई है, मुनीरा ने इसको रिपोर्ट भी किया कि ये जो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर या मोरसी तौर पे जो ये खून की बीमारियां हैं उस इलाक़ों में ज़्यादा हैं। आपस में शादियां हैं, हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं कि आपस में ख़ानदान में आपके पेरेंट्स की शादियां हैं, उनके पेरेंट्स की आपस में शादियां हैं, कभी पहले धब्बे पड़ते थे, कभी क्या आपको
दांत निकलवाने या नक्सीर फूटने का, ये कुछ वो चीज़ें हैं, चीज़ा चीज़ें हैं जिनसे हम पहुंचते हैं इस बात के ऊपर कि हाँ, इस बच्ची को कुछ और भी हो सकता है आम बीमारियों के अलावा। तो उसके अंदर जो चीज़ें करवाई जाती हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास ये वाली लाइन है कि इसमें हम PT, APTT, फिब्रोनोजेन, थ्रोम्बिन टाइम और वॉन विलीब्रांड का फैक्टर 8 का डायग्नोस्टिक पैनल लगाते हैं। अदरवाइज़ एक आम औरत जो मेरे पास OPD के अंदर आती है उसमें हम थायराइड से शुरू करते हैं। थायराइड की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, तो उसके लिए वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, कि ये शुरू से ही इस तरह की चीज़ें चल रही हैं या ख़ानदान में इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी पूछते हैं कि ख़ानदान में किसी और को ये बीमारी लाहक है या नहीं है, तो फिर हमारे पास जो पैनल आता है वो PT, APTT, वॉन विलीब्रांड डिजीज़, फिब्रोनोजेन टाइम, यहाँ से हम शुरू कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक आम अल्ट्रासाउंड भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, ये मालूम करने के लिए कि क्या कोई रसौली तो नहीं अंदर, या रसौली की तरह अंडेदानी के अंदर कोई चीज़ें तो नहीं है जिसकी वजह से माहवारी बार बार आ रही है। जिस तरह मैंने आपसे कहा रसौली हो सकती है, ये एक सिंपल सही इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये हमने अपने ही कैमरे से ली हुई है, इसलिए तरह क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। इसमें आपको नज़र आ सकता है कि फाइब्रॉइड या रसौली की वजह से एक ऑफिस स्ट्रोस्कोपी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर देखते हैं कि आपके पास कोई रसौली तो नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा खून जा रहा है। कभी कभार बच्चियाँ आती हैं जिनको बहुत खून जा रहा होता है, कोलैप्स हो जाती है, हमारे आँखों के सामने देखते देखते वो कोलैप्स भी हो जाती है, इतना ब्लीड कर रही होती है। ये कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ अद्वियात हैं जिनके अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड्स को रोका जा सके। जहाँ अगर औरत शादीशुदा है तो एक पेल्विक एग्जामिनेशन से शुरू होता है, उसके बाद से जो बेसिक स्क्रीन है जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की, वो बेसिक स्क्रीन कराई जाती है। खून का इस्तेमाल किया जाता है, पैक्सल ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन हाई डोजेस में दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इसी तरह हमारे पास GnRH एनालॉग एक महंगा इंजेक्शन अवेलेबल है जो हम देते हैं ताकि उस वक्त ब्लीडिंग एपिसोड हो जाए। सिर्फ़ एक बात का ख्याल रखें, जब भी ये खून चढ़ा रहे हों तो उस बच्ची का या उस औरत का सैंपल पहले निकाल लें, खून निकालने से पहले, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशंस ना अफेक्ट हो, और अगर हमें कोई चीज़ मालूम करनी है तो हम उसको आराम से मालूम कर सकें। सिर्फ़ एक छोटी सी गुजारिश है, यूजुअली लोग परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन खून चढ़ा देते हैं, लेकिन वो खून ना चढ़वाएं तो बेहतर होता है। उससे पहले देख लें कि सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं तो उसके बाद से ज़रूर खून चढ़वाइए। हम बात करेंगे कि इन औरतों के अंदर जिनको खून का मर्ज़ लाहक है उनके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ें आ रही है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसएमिक एसिड आती है, ट्रांसअमीन के नाम से होती है, ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो ये गोली ऐसी है कि आप ख़ुद अपने एंड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 और 500 की पावर में मिलती है। ज़्यादा गोलियां खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, सवाए इसके कि हाजमा थोड़ा सा अपसेट होता है, वो भी अगर आप बाकायदगी के साथ बहुत दिन तक लेते रह रहे हैं तब अफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज़ ये वो गोली है जिसको आप आराम से लेके एटलीस्ट खून का बहाव कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है हमारे पास माहवारी को ना सिर्फ़ बाकायदा करने के लिए बल्कि खून का बहाव कम करने के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियाँ, जिसे हम अपनी ज़बान में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कह रहे होते हैं। तकरीबन तमाम वो बीमारियां जो खून में किसी चीज़ की कमी की वजह से, उनमें ये गोली बहुत मददगार साबित होती है।
मेरा ताल्लुक़ डाउ मेडिकल कॉलेज से है। डाउ मेडिकल कॉलेज के साथ ही सिविल अस्पताल जुड़ा हुआ है और हम वहाँ पे मरीज़ देखते हैं। तो वो मैं फ़ातिमीद फाउंडेशन के लिए भी काम करती हूँ, जिनके वो ख़वातीन जिनकी माहवारी के मसाइल होते हैं या जिनको जो प्रेग्नेंट होती हैं वो हमारे पास रेफरल के तौर पे आती हैं, हमें उनको देखना होता है। ये ख़वातीन जब हमारे पास आती हैं या बच्चियाँ जिनको खून की कमी है, जिनको फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, जिनको हीमोफीलिया है, उनके अंदर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे पास एक तादाद ग्लांसमैन थ्रोम्बोएस्थीनिया की भी है। जीटी की ख़वातीन हैं जिनको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है। जीटी उसको कहते हैं जिसके अंदर प्लेटलेट तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, ग्लांसमैन थ्रोम्बोएस्थीनिया। इन औरतों के अंदर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम कहते हैं कि कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, 6 महीने के बाद इसका कैरी ओवर इफ़ेक्ट होता है, यानी वो अगले 2-3 महीने और काम कर सकती है। लेकिन जब तक पैदाइश का सिलसिला नहीं हो रहा, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, इसको बीच में छोड़ें तो बेहतर होता है। सिर्फ ये कुछ स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि 15 साल या 16 साल के बाद से लिवर एडिनोमा के चांसेस होते हैं। लेकिन आम दिनों में मुझे पिछले 25 साल हो गए हैं ये दवाई इस्तेमाल करवाते हुए। ये इससे ना सिर्फ माहवारी कम हो जाती है, अपने वक्त पे आती है, कम पेनफुल होती है और मरीज़ के लिए आसान होता है। सिर्फ उसको समझाना पड़ता है, कुछ टाइम उसको स्पेंड करना पड़ता है ये देखने के लिए कि ये दवाई हमें खानी कैसे है। उस दवाई के दिन मुकर्रर करें, एक वक्त पे मुकर्रर करें कि एक वक्त पे खानी है। अगर एक गोली भूल जाएं तो अगली गोली कब खानी है, और अगर 2 गोलियां भूल जाएं तो आगे क्या करना है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमारा मेन पावर टूल है या मेन हमारा हथियार है वो ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम आम ज़बान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां कहते हैं, ये होता है। हमारे पास वो औरतें जो शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं भी हैं, उनके लिए हम मायरेना का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा छल्ला होता है, थोड़ा सा निस्बतन महंगा है, लेकिन ये चढ़ाया जाता है और उससे माहवारी ना सिर्फ बाकायदा हो जाती है बल्कि कम भी हो जाती है। फिर हमारे पास दूसरे हार्मोन्स हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, डेनाजोल है, और आखिर में हम अगर तमाम चीज़ों से नहीं हो रहा तो हम GnRH एगोनिस्ट भी देते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। ये वो छल्ला है जिसको मैं आपसे जिसका ज़िक्र कर रही थी। इसकी कीमत मार्केट के अंदर 11,500 से 12,500 है। डॉलर की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, जो दिया जाता है ताकि माहवारी जो है बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिव भी साबित हुआ है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की सहूलत मौजूद है, जिसके अंदर इस चीज़ को जो सप्लाई कर रही होती है, जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसको हम जिसको कहना चाहिए बंद कर देते हैं। ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हमने फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही होती हैं और अपनी बच्चेदानी नहीं निकलवाना चाहती हैं, उनके अंदर हम अब तक 18 से 20 औरतें, और वो औरतें जिनको एट्रियो वेंट्रिकुलर मैलफॉर्मेशन होती है, आर्टीरियोवेनस मैलफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर हमने कोई 20 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल किया है और माशाल्लाह से वो सक्सेसफुल रही हैं। अगर हम सम अप करना चाहें कि क्या हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं माहवारी को कम करने के लिए, तो याद रखिएगा उसके अंदर सबसे पहले आपके पास है कि आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं, हार्मोन्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर हार्मोन्स अवेलेबल नहीं है, आप वो खाना नहीं चाहती है, तो छल्ला भी मौजूद है उन औरतों के लिए जो शादीशुदा हैं और ज़्यादा माहवारी आने की वजह से परेशान है।
कुछ इंजेक्शंस ऐसे लगाए जा सकते हैं जिनसे माहवारी महीनों के लिए रुक जाती है और उससे कमी वाक़ हो जाती है। सो जिस तरह आज के प्रोग्राम का टॉपिक है लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। अगली दफ़ा अगर आपको कभी माहवारी ज़्यादा आ रही है, आपको लगता है ज़्यादा किसको कहा है, जब आपकी माहवारी जो है 8 दिन से ज़्यादा चल रही है, आपका खून ज़्यादा जा रहा है, उसकी वजह से कमी महसूस हो रही है, तो घर पे नहीं बैठना है, बात करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, जो स्पेशल सेंटर्स हैं उनको बताना है ताकि कमज़ोरी का एहसास ना हो और आप अपने कामों पे भी जा सकें। जब खून ज़्यादा जाता है तो आप अपने काम पे नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, कॉलेज नहीं जाती हैं, वहाँ से भी छुट्टियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको कमज़ोरी ना बनाएं बल्कि आगे बढ़ें और उसका इलाज हासिल करें। शुक्रिया। Thank you so much, ma'am, for the enlightening talk. Now, I would like to call upon Dr. Hassan Jamal, Director of CME Health Asia, pioneer with all the CMEs for the event, to share his precious reviews to us. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो स्पीचेस की है वो ज़रा तब्दील हो गई है, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट पीरियड्स ऑब्वियसली। मैं आपको इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसका पर्पज़ ये है कि आप लोगों का जो स्पार्क और जो मोटिवेशन इस दफ़ा डेवलप हुई है वो हर साल बढ़ती जाए। मैं जी लियाकत मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ ईयर 99-2000 का, and I have been associated with this Health Asia for last 10 years. It's about a decade. और आज ये जो CMEs का सिलसिला हम देख रहे हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह है कि 10 साल पहले ये इवेंट एक हॉल में हुआ करता था। फार्मा से रिलेटेड मसनूआत, मैन्युफैक्चरर, डिस्प्लेज हुआ करते थे। ये वो वक्त है जब मेरा ताल्लुक़ मेडिकल टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मेडिका, जर्मनी, अरब हेल्थ, चाइना और इन ममालिक में मैं जाया करता था मुख्तलिफ़ मेडिकल इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे उन एग्ज़िबिशंस को देख के एक ख़्याल आता था कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई इवेंट ज़रूर होना चाहिए जिसमें मेडिकल प्रोडक्ट्स हों और डॉक्टर्स की मेडिकल वर्कशॉप्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों। तो हमने ये 2-3 मेडिकल CMEs से शुरू किया और आज ये 19th हेल्थ एशिया है, जिसमें इस हेल्थ एशिया में हमारी 17 मेडिकल वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इन 3 दिनों में। इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने में ये जो इदारा है ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तान में 54 बड़े इवेंट करता है और हेल्थ एशिया उनमें से एक है। आप लोग जो नाम सुनते हैं टेक्सटाइल एशिया, बिल्ड एशिया, ITCN और इस तरह की ये तमाम, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू टुडे। और वो ये था कि जी मेरा इदारा जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, जहाँ से मैंने हाउस जॉब की, उस इदारे के यकीनन बहुत सारे कर्ज़ हैं, तो वो तो ज़ाहिर है बंदा नहीं चुका सकता, लेकिन उस इदारे की भरपूर पार्टिसिपेशन का एक ड्रीम था जो अल्लाह ताला ने टीम ऐसी दी इस दफ़ा लम्स की, प्रोफेसर इकराम साहब की जिस तरह से कल इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरह से वो अपने स्टॉल उन्होंने फैब्रिकेट करवाया और एक इवेंट के एक हिस्से को उन्होंने ख़ुद विज़िट किया। इसी तरह डॉक्टर अर्शी और इनकी पूरी टीम CMEs के लिए आप लोगों ने जिस तरह से एफ़र्ट्स की, तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए, और जिसने उस मोटिवेशन को और बढ़ा दिया कि जनाब इससे और मज़ीद बेहतर लेवल पे हम लोग वर्कशॉप करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस भी लम्स के बिहाफ पे करेंगे। तो कराची में तो हम मुख्तलिफ़ इदारों, अस्पतालों के साथ ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ऑनवर्ड ये सिलसिला जारी रहेगा।
और बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत का। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Hassan Jamal. No disease affects an individual as it affects the family. To talk on how to improve quality of life women with bleeding disorders, I would like to call upon Dr. Anila Rashid, Assistant Professor and Consultant Hematologist from AKUH, to talk about it. Thank you. Assalamualaikum everyone. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me, and I'm always happy to be a part of public awareness program. So I have nothing to disclose. ये एक छोटी सी स्लाइड है, एक कराची के पाकिस्तान में ये स्टडी हुई है जो ये बताता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का, खून बहने की बीमारियों का हमारे पाकिस्तान में कितना ज़्यादा लोड है, कितने लोग मुतासिर हैं, कितने लोगों में तशख़ीस हो गई है और कितने ऐसे लोग हैं जिसमें अभी तक तशख़ीस नहीं हो पाई है। तो अगर आप यहाँ देखें तो डिफरेंट शहर्स हैं, यहाँ कराची है, लाहौर है, पेशावर है, और पेशावर तक आप मुल्तान, हैदराबाद, हर जगह खून के बहने के मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। जैसे डॉक्टर नाज़ली ने बात की, हमारे कल्चर में, हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में ख़ानदान में शादियां बहुत कॉमन हैं, जिसको हम कंसेंगुइनस मैरिजेस कहते हैं। ये तकरीबन जो है वो 50% के करीब जो है वो रिपोर्टेड हैं कि हमारे यहाँ लोग ख़ानदान में शादियां करते हैं। इसी की वजह से जो ये मौरूसी खून बहने की बीमारियां हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ख़वातीन में क्या मसले हैं? हमारा कुछ कल्चरल नॉर्म ऐसा है, कल्चर की नौयत ऐसी है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो शर्माती हैं अपने मसले शेयर करने में, डॉक्टर्स को बताने में। स्पेशली माहवारी का जो मसला है वो एक सेंसिटिव समझा जाता है और वो जो है शर्म में नहीं बता पाती कि ये मुझे ज़्यादा जो है वो खून बह रहा है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ मसले मसाइल डॉक्टर नाज़ली ने हमें बताए जो मेनोरेशिया से माहवारी की वजह से थे। अब हमने इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं कि ऐसे मरीज़ों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या क्या मसले होते हैं और वो किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अपने इसमें ये बताऊंगी कि वो क्या तरीके हैं जो मरीज़ को ख़ुद अपनी केयर करने में, अपना ख्याल रखने में मदद करेंगे। अच्छा, देखिए, जिसको भी खून बहने की बीमारी है उसको ये बहुत सी अलामात हो सकती हैं। उसके जिस्म पे दाग धब्बे पड़ सकते हैं, नील के निशानात हो सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, जोड़ों में खून बनने की जो है वो तकलीफ़ होती है, जोड़ सूज जाते हैं, नाक से भी खून बहता है और माहवारी बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके ज़ाहिर बात है जिस्मानी असरात तो हैं, लेकिन जो ख़वातीन इस बीमारी के साथ हैं उनके ऊपर, उनके ज़हनी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको ये बताऊंगी ताकि ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएँ। ये एक केस है, ये एक ओरिजिनल पेशेंट है जो हमारे पास आई हैं। इनकी उम्र 21 साल है और ये आई थी, इनको शदीद पेन था पेट में 2 दिन से, और ये डायग्नोज पेशेंट है वॉन विली ब्रेंड टाइप 3 की, और इनको फ्रीक्वेंटली हर वक्त इंक्रीज़ उस ज़्यादा तादाद में जो है वो इनको नाक से खून बहने की शिकायत रहती थी और इनके पीरियड्स भी हमेशा हैवी होते थे। अब जब ये आई थी, जब पेट में शदीद तकलीफ़ थी, तो जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें ओवरी में एक सिस्ट थी और उसके साथ ही एक खून भी जमा हुआ था, जिसकी फिर बाद में सर्जरी हुई और वॉन विली ब्रेंड के कॉन्सेंट्रेट दे के उसकी सर्जरी हुई। अब ये आप जान रखिए 21 साल की लड़की है। अब इसके अभी इश्यूज़ क्या है? मेनोरेशिया यानी माहवारी जो इसको चलती चली आ रही है, ये इसका एक परसिस्टेंट एक लंबे अरसे से एक मसला है जो इसका चल रहा है और जिसकी वजह से ये कॉलेज नहीं जा पाती, 7 से 8-10 दिन जो है वो नहीं जा पाती, वो घर में हो जाती है, तो इसकी तालीम अफेक्ट होती है इससे। ठीक है, ये कहती है कि मैं अपनी डेली रूटीन में बहुत वीक महसूस करती हूँ, मैं जब ज़्यादा चलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। तो ये क्या बता रहा है कि क्योंकि माहवारी बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ खून से भी, नाक से भी खून जा रहा है,
क्या होती हैं जो जिसमें अंडे बनते हैं और एक बच्चा लाने होती है। तो अब ये इसलिए भी परेशान है कि इसकी शादी होने वाली है और शादी ख़ानदान में होने वाली है, ठीक है। और ख़ानदान में खुल के बाद बताई नहीं गई है कि जो है इसको ये खून बहने की बीमारी है। तो अब ये सारे जो सवाल हैं इसके जहन में हैं और इसने हमसे डिस्कस की। अब इनका जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरह से हम इसकी बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, वन बाय वन लेके चलते हैं। पेशेंट की एजुकेशन, पेशेंट की तालीम अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टर्स आपकी मदद कर सकते हैं, जो डिफरेंट हीमोफीलिया सोसाइटी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आजकल हर एक के पास सेलफोन है, लैपटॉप है, जिस पर वाईफाई अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इन बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात मौजूद है, जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने मरीज हैं और वो अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। लोगों ने, मरीजों ने अपनी कहानियाँ, ज़िंदगी की कहानियाँ इन वेबसाइट्स पर शेयर की हुई हैं, जो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी ये एक कहानी है मेरी लाइफ की, ठीक है। अच्छा, ये एक क्योंकि आज का सेमिनार का एक टॉपिक ही है लेट्स टॉक अबाउट पीरियड, और इसके नाम से एक इंटरनेशनल वेबसाइट भी है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये ख़वातीन के लिए है, इसमें पूरा एक क्वेश्चनर, एक सवालात दिए हुए हैं, जो आप सवाल पूछेगा उसके मुताबिक इसको क्लिक करेंगे। कितनी ब्लीडिंग है, कितनी नहीं है, नाक से ब्लीडिंग होती है, हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो आखिर में आपको बताएगा कि हाँ, आप में वाकई कोई खून बहने की बीमारी है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत अच्छा सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें मरीज़ या कोई भी आम ख़वातीन जो ही समझती हैं कि उनको कोई नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आराम से इसको असेस कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर के पास भी आपको नहीं जाना, खुद सेल्फ असेस करें। जब वो कहे कि हाँ, ये कुछ मसला है, तो देन गो टू योर डॉक्टर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिन लोगों में डायग्नोसिस होती है वो ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कराएं। पाकिस्तान में जितनी भी हीमोफीलिया सोसाइटी हैं, कुछ NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उसमें अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कराएं। आई नो एट टाइम्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं सारी सोसाइटी के, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं और सोसाइटीज़ कम हैं, बट हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके साथ रजिस्टर कर लें, ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो, कोई सर्जरी हो, कोई खुदा खासा जान लेगा, कोई ब्लीडिंग हो, तो हम इनके पास जा सकें, जो माइटी कॉन्सेंट्रेट जो है वो अरेंज कर सकें। तो अपने आप को या अपने बच्चों को जिनकी बीमारी की तशख़ीस है वो ज़रूर रजिस्टर कराएँ। दूसरा ये, जिन ख़वातीन में खून बहता रहता है मुसलसल उनमें फौलाद की कमी हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को हम हमेशा कहते हैं कि आपने आयरन की टैबलेट्स लेती रहनी है, क्योंकि अगर आपने आयरन नहीं लेंगी तो आप में शदीद खून की कमी हो जाएगी, आपको डेली लाइफ में सर में दर्द होगा, आप किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लगेगा, अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, छोटे बच्चे हैं तो उनकी नशोनुमा सही नहीं होगी, और खून का इंतकाल ना हो यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, उससे भी ये चीज़ बचाती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है हर महीने आपका जो है वो खून बह रहा है माहवारी के थ्रू, तो उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। खून लगाना तो बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इतना कम हो गया हीमोग्लोबिन 3 या 4 पे आ गया तो हम भाग गए हॉस्पिटल कि हमें ट्रांसफ्यूजन करानी। उससे बेहतर है कि ऐसे मरीज़ हमेशा या बच्चे हमेशा आयरन की टैबलेट्स या सिरप लेते रहें। दूसरा ये, ऐसे मरीज़ों को, क्योंकि जिन मरीज़ों को खून बहने की बीमारी है वो मौरूसी है, ज़ाहिर बात है वो उनकी ज़िंदगी के साथ रहेगी, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने साथ एक ऐसा कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर रखें जिसमें उनकी बीमारी के बारे में 1 या 2 लाइन की मालूमात हो, ताकि अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको पता हो कि इनको एक ये बीमारी है। और चोट लगने या एक्सीडेंट, स्पेशली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप ठीक है कराची में हैं तो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ डॉक्टर्स को पता है कि खून की बहने की बीमारी है, लेकिन आप अगर इंटीरियर से में या किसी रिमोट एरिया में जहाँ आप सफ़र कर रहे हैं, खुदा खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई खून बह जाता है, तो उस सूरत में आप वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाएँ तो एटलीस्ट उनको ये पता हो कि ये चीज़ें हैं, ताकि वो आपका सही से इलाज कर सकें। और ऐसे सारे मरीजों को अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ जितने भी हैं, अगर कोई मरीज़ है या आई थिंक मरीज़ नहीं भी है तब भी हम सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अच्छा, फैमिली काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वाली है, हमने उसको सारा कुछ बताना है कि ठीक है, आपने अगर वॉन विली ब्रांड है तो आपके बच्चों में क्या चांसेस हैं, कितने बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, या आपका जो कज़न है क्या उसकी स्क्रीनिंग हुई है तो हमें उसका पता है कि उसमें बीमारी है या नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ख़वातीन जो शादी के लिए जा रही हैं उनमें इसको हम कहते हैं फैमिली काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किस तरह से ज़्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें अपनी खुद इम्प्रूव करनी है। ठीक है, देयर आर वेज, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में कोई भी बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, हम चाहते हैं कि हम अपनी बीमारी को तो कंट्रोल करें। ऐसे मरीजों को जिनको बहुत सिवियर बीमारी खून बहने की सिवियरिटी होती है, जिनको हल्का फुल्का खून बहता है, किसी को बहुत शदीद खून बहता है, तो उनको यूजुअली हम कहते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। बच्चे हैं स्पेशली जो स्कूल जाते हैं, उनका शौक होता है हम क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, तो जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन फैक्टर्स की, हम उनको मना करते हैं कि इस तरह की गेम ना खेलें ताकि चोट ना लगे, उसके बाद खून ज़्यादा ना बढ़े। हाँ, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कहेंगे जी खेलना कूदना नहीं है। आप टेनिस खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, जिसमें चोट लगने के खतरा कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप मरीज़ अपने आप को कंसिडर नहीं करना चाहिए, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, हाँ ये कंडीशन है कि इसके साथ हमें जीना है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अब कुछ मेजर्स हम अपने मरीज़ों को बताते हैं, स्पेशली जो कराची में नहीं है, जो इंटीरियर से किसी दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, अगर घर में उनको कोई ब्लीडिंग हो जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो हम उनको हमेशा बताते हैं कि देखिए कोल्ड कंप्रेसेस यानी बर्फ़ अगर आप थैली में जमा के रखें या उसकी कोल्ड जेल्स आती हैं वो आप ज़रूर अपने पास रखें, ताकि अगर हल्की फुल्की आपको ब्लीडिंग होती है, नाक से होती है या कहीं आपके जिस्म पे बड़ा नीक बन गया है, सूज है, आप उसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकल मेजर्स है जो आप आराम से घर में कर सकते हैं ताकि जो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है वो वहीं सेटल हो जाए। उसके बाद अगर आपको पता है कि आपको अगर हीमोफीलिया है, वॉन विली ब्रांड की डिजीज़ है और आप किसी बड़े शहर में नहीं, आपकी रिहाइश किसी छोटे शहर में है जहाँ बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, आप कोशिश करें कि एक बार कॉन्सनट्रेट अपने पास रखें एमरजेंसी की सूरत में। फिर उसके बाद अगर माइनर नीड्स हैं तो उसको किस तरह से किया जाए और बच्चों को इंजरी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। फर्स्ट एड किट अपने घर में ज़रूर रखें जिसमें बैंडेजेस होने चाहिए, आइस पैक तो होगा आपके पास, और आइस पैक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप चाहें तो एक थैली में बर्फ़ जमा के रखें, उसको रबर बैंड लगा के जब खाता है नया कुछ मसला हो तो आपको नहीं हल्की है तो उसकी आप सफाई कर लें आपसे। बैंडेड्स हैं, प्लास्टर्स हैं, ट्राइज़ोमिक एसिड के बारे में डॉक्टर ने आपको बताया, हमारे स्पीकर ने, ये ज़रूर अपने पास रखें। सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, टैबलेट्स भी हैं, तो अगर आपको कोई ब्लीडिंग होती है, आप समझने के लिए नहीं होती है तो उस सूरत में आप ये आराम से ले सकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के अपने पास ज़रूर रखें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, अपने हीमोफीलिया सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जो भी आपका डॉक्टर देख रहा है उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, या जहाँ मैं छोटे हॉस्पिटल में गया हूँ मैं उस डॉक्टर से बात करा दूँ ताकि समझ आ जाए कि मुझे क्या बीमारी है, वो मुझे किस तरह से ट्रीट करें। अच्छा, मेडिकल अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें? अगर आप छोटे शहर में हैं और एक बच्चे को चोट लग गई है और खून बहुत बह रहा है, उसको कहाँ लेके भागें, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं कि आप ज़ाहिर बात है सबसे पहले जो करीबी हॉस्पिटल होगा आप वहाँ जाएंगे। अच्छा, हर डॉक्टर को ज़ाहिर बात है ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, हर डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती हैं कि ये क्यों खून बह रहा है और रुक नहीं रहा। आपने डॉक्टर को एजुकेट करना है, आपने अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे हीमोफीलिया है या मुझे वॉन विली ब्रांड है, मेरा खून जब बहता है तो रुकता नहीं है, मेरे बच्चे को चोट लगी ये ऐसे ठीक नहीं होगी। आप या अपने पास जो एक या डॉक्टर से हिस्ट्री, हमारे पास जितने डॉक्टर पेशेंट आते हैं जो इंटीरियर से हैं, रिमोट एरिया से हैं, वो हम उनको पूरा एक लेटर लिख के दे देते हैं उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में। उसमें आपकी बीमारी के बारे में लिखा होता है, ये भी लिखा होता है कि अगर कोई चोट लग जाए तो उस सूरत में फ़ौरन आप क्या दे सकते हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं, ट्राइज़ोमिक एसिड दे सकते हैं, कॉन्सनट्रेट दे सकते हैं। और हम कहते हैं कि ये लेटर आप अपने पास रखें, उसकी प्लास्टिक कोटिंग करा लें और अपने साथ रखें, जिस भी डॉक्टर के पास जाएं ये उसको दिखा दें। तो उस सूरत में क्या होगा, आपको फ़ौरन किसी बड़े शहर में नहीं भागना पड़ेगा, वो छोटे शहर में भी जो डॉक्टर होगा वो आपका एक पर्चा देखा होगा, उससे सब समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे इस पेशेंट को किस तरह से इसकी ब्लीडिंग रोकनी है।
अच्छा, जब भी आपका कोई, वो तो इमरजेंसी सूरत है कि जी आपको चोट लग गई। अब अगर आपका कोई प्लान प्रोसीजर है, आपको कोई सर्जरी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसका अपेंडिक्स निकालना है, उसको अपेंडिसाइटिस हो गया है, या दांतों का मसला तो सभी को होता है, तो दांत निकलवाना है, तो इस सूरत में क्या करें? ये कोई इसमें सबसे पहले प्लान होना चाहिए हमारे पास। ज़ाहिर बात है सर्जरी तो सर्जन करेगा, वो खून का डॉक्टर नहीं करेगा, लेकिन सर्जन को खून का डॉक्टर ज़रूर बताएगा कि आपने इसकी सर्जरी कैसे करनी है। तो ये मरीज़ को भी पता होना चाहिए कि अगर मेरी सर्जरी होने वाली है या मेरा दांत निकलने वाला है, तो मैं अपने डेंटिस्ट और सर्जन के साथ खून के डॉक्टर को ज़रूर आपस में कनेक्ट करूँ। क्योंकि जितने भी मरीज़ हैं वो आते हैं, हम डेंटिस्ट को पूरा प्लान बना के देते हैं कि भाई इनके 4 दांत निकल रहे हैं तो इतने कॉन्सेंट्रेट लगाने हैं, दांत निकालने के बाद क्या केयर करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेंटिस्ट को या सर्जन को नहीं बताएंगे कि आपको कोई खून बहने की बीमारी है, तो फिर आप आगे सोच सकते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। और इस सूरत में जब भी सर्जरी होती है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, लेज़ॉन करते हैं, उनसे कॉन्सेंट्रेट्स जो है वो अरेंज करते हैं, एंड देन फिर सर्जरी और जो डेंटल एक्सट्रैक्शन है उसके लिए आगे जाते हैं। अच्छा, मेडिकेशंस टू बी अवॉइडेड। अच्छा, कुछ क्योंकि खून बहने की बीमारी है तो ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि खून को मज़ीद पतला करती हैं, तो उस सूरत में ज़्यादा बह सकता है। जिसमें आम दर्द की गोलियां, जिसमें डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ये ज़्यादा खून को पतला करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये टैबलेट नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, जो भी अगर कोई नई दवाई आपको दी जाती है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, या अपने डॉक्टर से पहले से डिस्कस कर लें कि दर्द की सूरत में, बुखार की सूरत में मैं कौन कौन सी दवाएं आराम से ले सकता हूं जो मेरी ब्लीडिंग को बढ़ाएगी नहीं। ट्रैवल ट्रिप्स, देखें ये सारी वो चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, लोग हज पे जाते हैं, लोग उम्रा पे जाते हैं, ठीक है। अब वो परेशान होते हैं कि अगर हमें वहाँ पे खून बह गया तो हम क्या करेंगे, या हमारे पास तो कॉन्सेंट्रेट नहीं है। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास या अपनी सोसाइटी के पास जाएं, उनको बोलें कि हमने ट्रैवल करना है, हमें लेटर लिख के दें, हमें कुछ कॉन्सेंट्रेट्स दें, ट्राइनोज़ेमिक एसिड अपने साथ रखें, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, आप वेल प्रिपेयर्ड हों। बग़ैर प्लान किए तो कोई भी ट्रैवल, अगर आम इंसान भी उठ के चला जाए, तैयारी ना करे, तो उसका सफ़र भी ख़राब हो सकता है। लेकिन वो लोग जिनको खून बहने की बीमारी है, उनको अपना ट्रैवल अच्छे से जो है प्लान करना चाहिए। स्कूल में छोटा बच्चा है, मैं इनकरेज करती हूँ कि भाई बच्चों को अपने स्कूल भेजें। आप घर पे नहीं बिठाएं कि जी हल्की फुल्की चोट लगेगी तो इसका खून बहेगा, मैं अपने बच्चे को बस घर में रखूँगा, स्कूल नहीं भेजूँगा। आप भेजें, लेकिन वहाँ के टीचर को, वहाँ के स्टाफ को आप बताएं, जितना आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में, आसान अल्फाजों में बता सकते हैं कि भाई इसको खून की बहने की बीमारी है, अगर इसको कोई चोट लगे तो आपने हमें फ़ौरन फ़ोन करना है, ठीक है। तो स्कूल के स्टाफ को इन्फॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर इस केस की तरफ आए, फ़ीमेल है, ज़ाहिर बात है, अब एक बच्चा है, पैदा हुआ है, फिर वो जवानी की तरफ जाएगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा, तो हर एज पे मसले मसाइल उसके ब्लीडिंग के चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है अगर हम इसी मरीज़ को देखें जो कि 21 साल की फ़ीमेल है, अभी वो यंग है, अब उसकी शादी होने वाली है, ऑब्वियसली उसने फैमिली प्लान करनी है, तो हमने हर स्टेप पे उसकी काउंसलिंग करनी है। अब ये जो मेरे पास पेशेंट है, मैं इसको बताऊंगी कि हाँ तुम्हारी शादी होने वाली है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने फियांसे को लेकर आएँ, अगर वो आपने डिस्क्लोज़ करना है तो हम उसके साथ भी बैठ के उसको बताएंगे। सेक्शुअल इंटरकोर्स, इंटिमेसी, दिस इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस होता है सबकी लाइफ में, तो वो मरीज़ परेशान ना हो कि मेरे साथ क्या हो गया, मुझे इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो ये सब आप उसको थोड़ा सा पहले से एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो लोग घबराएं नहीं। और जब ऐसे ही मरीज़ जैसे फ़ीमेल हैं, जो ख़वातीन हैं जो खून बहने की बीमारी हैं, जब वो प्रेग्नेंट होंगी, उनकी डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी के बाद ज़्यादा खून तो नहीं बहेगा, तो ये सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, खून के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, जिनको इस बीमारी का इल्म हो, ताकि आपकी प्रेगनेंसी और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से गुजर जाए। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमें दूसरों को बताना चाहिए कि हमें ये बीमारी है, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है। हो सकता है मैं नहीं चाहूँ कि मैं बताऊँ कि हाँ मुझे ये बीमारी है, या इस
केस में जिसकी शादी होने वाली है और उसने बताया नहीं है, ऑल्दो ख़ानदान में ही शादी हो रही है, हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं ख़ानदानों में 3-4 लोगों को है लेकिन वो नहीं ओपनली डिस्क्लोज़ करते हैं, वो बस कहते हैं कि हाँ बस हैं, पीरियड ज़्यादा हो जाते हैं या चोट लग जाती हो जाता है, लोगों को नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्या हम बताएं या नहीं बताएं, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यूजली रिकमेंडेशन ये है कि वो मरीज़ जिनको हल्की फुल्की खून बहने की बीमारी है और जो अपनी अलामात को ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, तो शायद उनको नीड ना हो, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा खून बहता है, आई थिंक उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को, बिकॉज़ फैमिली आपके साथ है, ठीक है, आपके दोस्त आपके साथ हैं, ठीक है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपके बॉस को पता होना चाहिए कि भाई इसको अगर चोट लग गई, कोई इमरजेंसी होगी, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या बेहतर समझते हैं, आपको डिस्क्लोज़ करना चाहिए अपनी फैमिली में या नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सीवियर खून बहता है तो आई थिंक ज़रूर करना चाहिए, स्कूल में, अपने ऑफिस में किसी एक बंदे को कि हाँ ये मसले मसाइल हैं, मैं डॉक्टर के पास भी जा सकता हूँ, मुझे जल्दी छुट्टी भी चाहिए हो सकती है। अगर आप ये इन्फॉर्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। प्रोफाइलैक्सिस, अब ऐसे लोगों की ज़िंदगी किस तरह से और अच्छी मज़ीद बेहतर हो सकती है। एक तो हमारे यहाँ जब चोट लगती है तो हम कॉन्सेंट्रेट देते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन अब जो है हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी है जो कि प्रोफाइलैक्सिस का नाम इसके लिए यूज़ करते हैं, बाकी स्पीकर्स इसके ऊपर बात करेंगे कि ब्लीडिंग हो ही ना, हम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कॉन्सेंट्रेट लगा लें ताकि अपने आप को ब्लीडिंग से बचा लें। आगे जीन थेरेपी पे भी बात हो रही है, तो एडवांसमेंट बहुत हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर कर सकते हैं इन चीज़ों की प्रोविज़न के बाद। लेकिन ऑब्वियसली कंसिडरिंग जहां हम जिस सेटअप में हैं, पाकिस्तान में हैं, ये चीज़ें आने में टाइम लगेगा, तो उस वक्त तक कुछ चीज़ें तो आ चुकी हैं और उस वक्त तक लेकिन हमने ख़ुद ख्याल रखना है अपना। अब अगर इस मरीज़ की हिस्ट्री पे दोबारा आएँ तो आप मुझे बताएँ कि इसका क्या इलाज होना चाहिए। इसको इतनी माहवारी हो रही है, इसका खून कम है, इसको ये अच्छा फ़ील नहीं करती, थक जाती है, तो आप क्या एडवाइस करोगे? आयरन की टैबलेट इनको कहेंगे कि देते रहें, ठीक है। और दूसरा, करंट इश्यूज़ में जो फैमिली की उसकी शादी होने वाली है उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स ओपन फॉर डिस्कशन एंड इसके बारे में और आगे सोच सकते हैं आप कि क्या क्या कर सकते हैं। Thank you. For the next talk on management of menorrhagia hematological perspectives, I would like to call upon Dr. Munira Burhani, Medical Director NIBD and Consultant Hematologist, Dr. Munira Burhani. Thank you very much for the organizers to giving me an opportunity to talk on menorrhagia. Menorrhagia, as you all know, बहुत सारी बातें हो गई हैं कि is a heavy menstrual bleeding. Next please. ठीक है, ये मेरी टॉक ऑफ प्रेजेंटेशन है, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ मेनोरेजिया, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, क्या कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, पेशेंट की किस तरह असेसमेंट होनी चाहिए, ब्लीडिंग की हिस्ट्री किस तरह पूछनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सके, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और थोड़ा सा हम बात करेंगे अपने डेटा के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है, डॉक्टर नाज़ली ने बहुत अच्छी तरह बता दी हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज़ ब्लीडिंग अकरिंग मोर देन 7 डेज़। जो एक साइकिल नॉर्मल फीमेल्स का होता है, अगर उससे ज़्यादा हो तो हम उसको मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। या अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो कि उसको जो है हर आवरली अपने पैड्स वगैरह चेंज करने पड़ रहे हो, उसके कपड़े सोप हो रहे हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्टेड हो, तो हम उसको प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। तो कॉजेज़ ऑफ मेनोरेजिया में ज़ाहिरी बात है मल्टी फैक्टोरियल है, ठीक है। आपको जब उसकी डायग्नोसिस बनानी होती है तो आप ये सारे रिस्क फैक्टर्स, उसके कॉजेज़, सिम्टम्स, हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं ताकि आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सके कि कॉज क्या है मेनोरेजिया का, ठीक है। सिम्टम्स वही हैं जैसे आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग ज़ाहिरी बात है जब बहुत ज़्यादा होगी तो किसी भी इंसान को उसके साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं।
और फीमेल्स में ज़ाहिर बात है क्योंकि वो एक सोशल इतना स्टिग्मा होता है कि ख़वातीन अपने मसाइल बताती नहीं। हत्ता कि कभी कभी ये भी होता है जब हम अपनी OPDs में, अपने क्लिनिक्स में देखते हैं कि पेशेंट्स जो है अपनी वालिदैन को भी नहीं बताते, अम्माओं को भी नहीं पता होता है कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। वो इस तरह परेशान हो रही होती हैं, ब्लीडिंग को छुपा रही होती हैं, हालांकि ये नॉर्मल साइकिल है। अगर एबनॉर्मल कोई चीज़ हो रही है तो आप जब तक बताएंगे नहीं तो उसका कैसे पता चलेगा, आगे उस कॉज को कैसे आप एनालाइज करेंगे, कॉज कैसे उसका हल निकालेंगे। इस वजह से ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी चीज़ों को, और अपने घर में अपनी वालदा से, बड़ी बहन से, या जो भी आप जिस पे रिलाई कर रहे हो उनसे डिस्कस करें ताकि वो प्रॉपरली आपको डॉक्टर्स के पास लेके जा सकें। कॉजेज़ ऑफ ब्लीडिंग में फ़ीमेल्स में अलग कॉजेज़ होते हैं, और जैसे ही फ़ीमेल्स बड़ी उम्र की होती हैं तो उनके अंदर कॉजेज़ कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा टॉपिक ज़्यादातर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, और वैसे भी डॉक्टर नाज़ली ने काफ़ी सारा मेनोरेजिया के जो कॉजेज़ है वो बता दिए हैं। फीमेल्स में 20% रिपोर्टेड है मेनोरेजिया का जो कॉज है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। और इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ख़ास तौर पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ इज़ वेरी मोस्ट कॉमन, और वो हीमोफीलिया से रिलेटेड ही है, जैसे खून बहने की बीमारियाँ। क्योंकि हमारे यहाँ तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ होती है वो हीमोफीलिया होती है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती है। और फिर एक दूसरी बात यह है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को हम लेबल कर देते हैं हीमोफीलिया, ऐसा नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस, ताकि उसका हल निकाला जा सके। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ मेल में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये मिसनोमर की तरह है कि किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बस उसको लेबल कर दिया जाता है कि शी और ही हैज़ हीमोफीलिया, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वॉन विलिब्रेंट इज़ मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसका जो प्रिवेलेंस रिपोर्टेड है 13%। चूँकि हमारे यहाँ फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम आपस की शादियाँ करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली, और पब्लिकेशंस भी इसमें बहुत सारी हैं। इसमें रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे पास वॉन विलिब्रेंट से ज़्यादा है, लेकिन इसकी एक वजह ये है कि वॉन विलिब्रेंट की डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होती है, लोग उसके टेस्ट ही नहीं करवाते हैं, सिर्फ PTA-PTT करवा लिया या फैक्टर 8 करवा लिया, फैक्टर 8 कम आ गया तो उसको वो हीमोफीलिया लेबल कर दिया। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंटीजन टेस्ट ही नहीं करवाते, इस वजह से हमें नहीं पता चलता। बाकी ITP में भी ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर जिसमें ग्लैंसमैन्स थ्रोम्बोस्थीनिया है, बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम है, अदर प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स भी आपस की फैमिली मैरिजेस की वजह से है, ख़ानदान की शादियों की वजह से है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह फीमेल्स में हीमोफीलिया के कैरियर्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखना चाहिए कि बाज़ दफ़ा हीमोफीलिया की कैरियर्स भी ब्लीड कर सकती है, वरना लोग समझते हैं कि ये नहीं ब्लीड कर सकती, ऐसा नहीं है। तो डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेनोरेजिया, ठीक है, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब भी आप डायग्नोस करते हैं आप प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के जैसे ब्रूजेस वगैरह की हिस्ट्री है, कहीं और ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है, फिर प्रॉपर लेबॉर्ट्री टेस्ट है। अच्छा, लैब्स में जब हमारे पास बेस लाइन पेशेंट्स आते हैं या रेफरल्स आता है तो हम उसके लिए एक असेसमेंट टूल्स यूज़ करते हैं जिसको हम ISTH का बैट स्कोर भी कहते हैं, जो हम बेस लाइन पे यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। या हम फीमेल्स जो है, अगर आप पब्लिकेशंस देखें दुनिया भर में जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए पेशेंट्स खुद अपने ये चार्ट्स फिल करते हैं। ये तो ISTH का बैट स्कोर है जिसमें मेनोरेजिया को उन्होंने स्कोरिंग की हुई है,
कि किस तरह आप स्कोर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या ये नॉर्मल है ब्लीडिंग, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्कोर है जिसको PBAC का आता है, ठीक है, पिक्टोरियल ब्लड असेसमेंट चार्ट है, ये फीमेल्स खुद करती हैं, पेशेंट्स खुद अपना ये स्कोरिंग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये ब्लीडिंग जो है ये एबनॉर्मल है या जिसको मेनोरेजिया हम कह रहे हैं, स्कोर मोर देन 100 है या लेस देन 100 है। ये सारा वेबसाइट पे और लिटरेचर में अवेलेबल है। ये इसी तरह पिक्टोरियल होता है जो पेशेंट्स खुद कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम ब्लीडिंग स्कोर हम जो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम तो ISTH बैट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रही होती है। तो इस वजह से हम फिर उनको बताते हैं कि ये PBAC स्कोर जो है वो अपना पास रखें, हर मेंसेस में वो उसको मार्क करके हमारे पास लेके आएँ, ताकि हमें ये पता चले कि उनकी साइकिल आगे वाली कैसे चल रही है। उनको हम समझा देते हैं कि किस तरह आपने उसकी मार्किंग करनी है इस चार्ट के ऊपर। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया अगर फीमेल्स में देखा जाए तो वॉन विलिब्रेंट है, और वॉन विलिब्रेंट में भी टाइप्स हैं 1, 2 एंड 3, और मोस्ट कॉमन टाइप है टाइप 3। टाइप 3 आपस की ख़ानदान में शादियों की वजह से होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, बाकी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट के अलावा हमारे पास जो अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, हम उसमें डायग्नोसिस के साथ साथ पेशेंट्स की ड्रग्स की हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दर्द हो, कुछ भी हो, फ़ौरन ब्रूफेन खा लो, ठीक है, दर्द की दवाइयाँ खा लो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रूफेन है, एस्प्रीन है, ये सारी मेडिसिन खून को पतला करती है। पैनाडोल तो सेफ़ होता है, लेकिन बाकी दवाइयाँ, हर दवाई सेफ़ नहीं होती है। पैनाडोल भी अगर आप एक्स्ट्रा खाएंगे ज़्यादा तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपको हिस्ट्री लेना, उसकी ड्रग की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उनकी एग्जामिनेशंस, ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट काम होता है करने के लिए। और फिर हम उसके ब्लड टेस्ट पे आते हैं। ब्लड टेस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टेस्ट करते हैं वो CBC करते हैं। उसमें हम प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट काउंट के साथ उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लड फिल्म का रिव्यू। प्लेटलेट का साइज़ देखा जाता है, उसमें स्मॉल है, बड़े प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट के कोई क्लम्प्स तो नहीं है, सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर हम उसका आयरन प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाते हैं अगर HB कम होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है। फिर कोगुलेशन प्रोफाइल में हम PT, APTT आर द बेसलाइन टेस्ट। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन अपना चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट करते हैं कि हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखना है, हमने इंट्रिंसिक पाथवे देखना है या कॉमन पाथवे देखना है, कौन से फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह उसको नैरो डाउन करना है या किस तरह उसको लेके चलना है। क्योंकि ये आपके डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको किस तरह के टेस्ट करने हैं, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है लेबॉर्ट्री में, लेकिन उसके एक्सपेंसेस भी तो बर्दाश्त करने होते हैं। फिर हम उसको टेलर डाउन करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदान की शादी है, इस वजह से प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे ग्लैंसमन्स एंड बर्नार्ड सोलियर। ये दो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें प्लेटलेट की तादाद तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, ख़ास तौर पे ग्लैंसमन्स में, लेकिन उनके जो काम करने की सलाहियत है, जो उसको फंक्शन करना होता है, यानी प्लग बनाना होता है, जब चोट लगती है तो एक जाला बनाना होता है, जाला बना के उसको ब्लीडिंग को रोकना होता है। प्लेटलेट कोगुलेशन के फैक्टर्स के साथ मिलकर वो जाला बनाता है ताकि ब्लीडिंग को रुके। तो अगर वो वहाँ पे प्लेटलेट अपना सही काम नहीं करते तो इस वजह से ब्लीडिंग होने का इम्कान होता है। ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में ग्लैंसमन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बर्नार्ड सोलियर बहुत कॉमन है,
बाकी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उनकी डायग्नोसिस चूँकि नहीं होती है प्रॉपरली, इस वजह से अंडर रिपोर्टेड है। ठीक है, हमारे पास फैक्टर 13 डेफिशिएंसी के भी बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं आगे थोड़ा सा अपना डेटा अपना शेयर करूंगी इंस्टीट्यूट में, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कितना ज़्यादा हमारे पास रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का प्रेवलेंस है NIBD में। अच्छा, इनकी वजह से, हैवी मेंसेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है एनीमिया। एनीमिया को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? लाल खून की कमी, यानी लाल खून का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की कमी। ये वो प्रोटीन है जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी करता है जिस्म के अंदर, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर रहा होता है ये। अगर किसी में खून की कमी हो तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है, जैसे एक मिसाल दूँ बहुत ही, कि गाड़ी आपकी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। ठीक है, इसी तरह इंसान खून के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकता। तो खून की कमी के भी इंसान के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। आप शक्ल से ही देख सकते हैं कि नॉर्मल खून की शक्ल कैसी है और जिसमें खून की कमी है उसकी शक्ल कैसी है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो फंक्शंस भी उनके इफ़ेक्टेड होते हैं अगर खून की कमी हो तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खून की कमी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्किन का पीला बन जाना, हो जाना। ठीक है, बिल्कुल डलनेस हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में पैलार कहते हैं। ठीक है, काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, सांस फूलना। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना। ठीक है, लड़ाई झगड़े होना, ये सारे इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ जो आपकी काम करने की सलाहियत है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। इस वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सबसे ज़्यादा ट्रीट होने की ज़रूरत है अगर किसी के अंदर खून की कमी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज खून की कमी का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी आयरन की टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। अगर आयरन की टैबलेट नहीं खा सकते या इतना ज़्यादा खून की कमी है तो फिर आपको आयरन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। कभी कभी मेनोरेजिया के साथ पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि जिसको हम डिसमेनोरिया भी कह रहे होते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो काम करने की सलाहियत है वो भी इफ़ेक्टेड हो रही होती है। इस वजह से हम उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर रहे होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास रेफ़र कर रहे होते हैं। ये वाइस एंड वर्सा चल रहा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़ाहिरी बात है, जैसे बात हुई भी अनिला ने भी कही कि फैमिली ज़ाहिरी बात इफ़ेक्टेड हो रही होती है। एक ख़ातून की वजह से अगर वो शादीशुदा है तो ज़ाहिरी बात है उसके मसाइल अलग है, एक बच्ची छोटी है तो उसके मसाइल अलग है। अगर आप सही वक्त पे सही चीज़ों को एड्रेस करेंगे, प्रॉपर उसका डायग्नोसिस टाइमली कर लेंगे तो इसके जो इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जितना आप टाइमली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होंगी इसकी। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेनोरेजिया को टाइमली आइडेंटिफाई करें ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ख़ातून की वो इफ़ेक्टेड ना हो। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, उसका एनीमिया को करेक्ट करना है। एनीमिया को करेक्ट करके आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में आपने अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर आइडेंटिफाइड है तो उसका फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट। फैक्टर कॉन्सेंट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो प्लाज्मा या प्लाज्मा की बाई प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। वो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को हम रजिस्टर करते हैं आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के बाद अगर उसका वॉन विलिब्रेंट डायग्नोज हो रहा होता है तो हम फिर वॉन विलिब्रेंट के साथ उसको फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स देते हैं। फैक्टर 8 का कॉन्सेंट्रेट खाली उसमें काम नहीं करता, हमें वहाँ पे उसको कंबाइन देना होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहाँ पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो फैक्टर 8 के साथ ट्रीट हो रहे होते हैं और फैक्टर 8 अगर आप खाली देंगे किसी पेशेंट को तो वो इनइफेक्टिव होगा, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। ये याद रखने वाली चीज़ है।
अगर इसके अलावा कोई प्लेटलेट का डिसऑर्डर है तो फिर आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ेंगी उसको, और अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से नहीं रुकते हैं ब्लीडिंग तो फिर आपने फैक्टर 7 देना होता है, जिसको हम लाइफ सेविंग मेडिसिन भी कहते हैं, नोवो 7 के नाम से जो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास APCC भी अवेलेबल होता है। ठीक है, विटामिन के हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स की वैसे ही बात हो गई है, ट्रांसमीन है, डेस्मोप्रेसिन है, ओरल मेडिकेशंस ये सारी यूज़ कर सकते हैं, IV भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं आपने, ओरल नहीं टॉलरेट हो रहा बिकॉज ऑफ GI साइड इफ़ेक्ट्स, तो फिर आप उसको IV देते हैं आयरन। और लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हम यूजुअली अवॉइड कर रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस के पेशेंट की HB बहुत ज़्यादा लो हो या पेशेंट इतनी ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, लाइफ सेविंग हो, तभी हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं, वरना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड नहीं है। ओनली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं फॉर द लाइफ सेविंग। ये थोड़ा सा मैं आपको डेटा बताऊंगी जो NIBD का डेटा है, और ये हीमोफीलिया सोसाइटी के साथ भी जॉइंट है क्योंकि हमारे पेशेंट्स भी वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं सारे। ठीक है, वॉन विलिब्रेंट आप देखें हमारे पास 73 है। उसके अलावा आप देखें बर्नार्ड सोलियर हो गया, 21 पेशेंट्स हैं। ग्लैंड्समिन, ये वो पेशेंट्स हैं जो फीमेल्स जो मेनोरेजिया के साथ आई हैं हमारे पास। ठीक है, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में फैक्टर 7 है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 1 है, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो रजिस्टर्ड है वो फैक्टर 13 के पेशेंट्स हैं। ठीक है, और उनमें आप देखें मेनोरेजिया अच्छी खासी फीमेल्स में कंप्लेंट्स है। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो आप पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और ट्रीट नहीं कर सकते टाइमली, तो फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली पेशेंट सफ़र करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्टेड होगी, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी उसकी लाइफ सेव करने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को आप यहाँ अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने उसको प्रॉपरली पहले ही स्टेप पे डायग्नोसिस करके उसको बता दिया तो। थैंक यू वेरी मच।